हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CIA एग्जामिनेशन में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स अब पूरी तरह आप TRE 4.0 के लिए लग जाइए, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, बहुत टाइम है, बट ऐसा नहीं है। वैकेंसी आने के बाद फिर टाइम बीतते यानी कि एग्ज़ाम तुरंत आ जाएगा। तो अभी से आप लोग पूरी तरह तैयारी में जुड़ जाइए। फ्रेंड्स आज के सेशन में जो हमारे डिस्कशन है वो है TRE 2.0 में 6 to 8 के प्रश्नों को, क्योंकि 1 हम पहले ही कर चुके हैं और 1 to 5 का TRE 2 में हम पिछली बार कर चुके हैं। अब 6 to 8 की बारी है कि 6 to 8 की जो है हम चर्चा करें। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्पिंग होते हैं हमें किसी भी एग्जाम में। तो चलिए अब हम देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ें। स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो ये कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। यहाँ क्लियर है कि एक बात कि संथाल जो विद्रोह है वो 1855 और 56 में हुआ था। ए राजकुमार शुक्ल, बी SN सिन्हा, सी सहजानंद सरस्वती। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त, ये डी और ई तो सभी ऑप्शन में सेम ही रहते हैं। तो 3 दिया गया है कि इनमें से किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह किया गया था। यहाँ ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। अब आप सभी जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो है, जिसे कि हम हो विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, एक जातीय विद्रोह थे और इन तीनों में से किसी का भी नाम जो है, SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा की बात हो रही है, सहजानंद सरस्वती कृषक से जुड़े हुए थे, राजकुमार शुक्ल की भी हम बात कर रहे थे तो कृषक से जुड़े हुए थे। तो कोई भी नाम जो है जनजातीय से नहीं है। मैम वो हटा दीजिए। हाँ, तो संथाल विद्रोह से क्या है कि पूछा जा रहा है, आप जानते हैं इसे, ये एक जनजाति विद्रोह है और इसे हो विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हो विद्रोह। और इस विद्रोह के अगर हम नेतृत्वकर्ता की करें बात, क्योंकि 2 जनजातीय विद्रोह प्रमुख हैं, एक संथाल और दूसरा जो है मुंडा विद्रोह, जिसे कि हम उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसके जो नेतृत्व करता है, इनमें हम 4 लोगों का नाम मुख्यतः देखते हैं। सीधो, कान्हू, चांद व भैरव। ये चारों जो है अपने भाई थे। इन चारों ने ही नेतृत्व, इनके अतिरिक्त इनकी 2 बहनों का नाम भी हमें मिलता है, फूलो और झारो का भी नाम, पर ये मुख्य रूप से, जिसमें से सीधो और कान्हू का योगदान सबसे अधिक रहा था। ये विद्रोह अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से हम कहें तो दामन एक संथाल जो परगना है, यानी कि राजमहल और भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ियां व भागलपुर के आसपास का क्षेत्र, इस विद्रोह से जो है प्रभावित रहा। और अंततः इस विद्रोह को अगर मैं बात करूं तो इस विद्रोह को ब्रिटिशों द्वारा दबा दिया जाता था, जिसमें कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड का नाम आता है। किसका? कमिश्नर ब्राउन और जनरल लॉयड जो थे उनका नाम आता है। लेकिन इस विद्रोह को समाप्त करने के बाद अलग से जो है एक संथाल परगना बनाने के बाद ही ये विद्रोह जो है पूरी तरह समाप्त हुआ, क्योंकि इनकी मांग जो थी, तो जब एक संथाल परगना अलग से बना तब जाकर ये विद्रोह जो है कहीं ना कहीं जो है शांत हुआ। तो इसमें से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज राइट, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। यहां पर है कि 5 मार्च, क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग, यानी कि गांधी जी ने किस में लिया था? सेकेंड वाले में भाग लिया था। तो क्या वो कराची कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उससे एक से अधिक और कोई नहीं, ये दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 3 जो है मुख्य गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
तो इन तीनों में से एक में ही गांधी जी ने भाग लिया था। तो जो भाग लिया गया था वो 1931 वाला ही था। पर क्या वो 5 मार्च 1931 की घटना थी? कराची कांग्रेस अधिवेशन की यहां बात हो जा रही। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना है वो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? या फिर हम इस समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली समझौता। इस दोनों के मिलन को सरोजनी नायडू द्वारा दो महात्माओं का मिलन कहा गया था। मिलन कहा गया था, इस बात को याद रखिएगा। गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता किया गया तो इसमें जयकर और सप्रू इन दोनों के जो है सहयोग से मार्च 1931 में जो है ये समझौता अंततः हुआ था। इसी समझौता के पश्चात क्या हुआ? गांधी जी जो है वो अपनी कुछ मांगे रखते हैं कि जिन राजनीतिक कैदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर बाकी सभी को जो है रिहा कर दिया जाए। फिर समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण जो है वस्त्र और शराब की दुकानों पे धरना करने दिया जाए। ऐसे ही कई जो है इनकी मांगे रखी गई। कुछ मांगे उनकी पूरी की जाती है और उसके बाद गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी होते हैं। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये लंदन जाते हैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जिसमें महादेव देसाई, सरोजनी नायडू वगैरह का नाम आता है। लेकिन वहाँ भी जो है इनकी मांग पूरी नहीं होती है और फिर वो खाली हाथ ही लौटते हैं। लेकिन जब वहाँ से लौटते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि भले ही मैं खाली हाथ लौटा हूँ पर मैंने अपने तिरंगे को झुकने नहीं दिया है, यानी मैंने कोई अपने तिरंगे के साथ समझौता जो है नहीं किया है। तो कांग्रेस तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से एकमात्र है जिसमें कांग्रेस जो है शामिल हुआ था। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? वर्ष 1930 में, 1928 में, 1940 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो किसी एक ही वर्ष हुआ होगा। बिहार युवा लीग जो है इसका गठन अगर पूछा जाए तो किसी एक ही वर्ष किया होगा। ये याद रखिएगा कि इसका गठन प्रोफेसर ज्ञान शाह के संरक्षण में जो हुआ था, और वो कह सकते हैं कि मोतिहारी में, मोतिहारी यानी कि वर्तमान का जो पूर्वी चंपारण है, क्या वहां पर जो है बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? 1928 में। और पर्पस क्या था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार यूथ लीग का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो युवाओं को संगठित करना तथा उनके भीतर राजनीतिक चेतना जागृत करना, ये था बिहार यूथ लीग के पीछे का पर्पस। तो ये बात याद रखिएगा। ये सभी बिहार से पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप जानते हैं 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था, जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा 241 मील की होती है और फिर वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो नमक कानून को तोड़ते हैं, यानी मुट्ठी भर नमक लेकर वो नमक कानून को तोड़ते हैं। तो उसका प्रभाव भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि
केरल वाले में त्रिचिरापल्ली से हम देखते हैं, तमिलनाडु में भी देखते हैं, केरल वाले क्षेत्र में देखते हैं, असम में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कई जगह शिविरम बनाया जाता है। गुजरात में, जो वर्तमान गुजरात, उस समय मुंबई का धरसना वाला प्रांत था, वहाँ जो है फैक्ट्रियों में, जो नमक फैक्ट्रियाँ थी उस पर जो है तोड़फोड़ की जाती है। उधर उत्तर पश्चिम में उसी समय जो है क्या है उनका नाम, जो है गफ्फार अब्दुल खां द्वारा जो है चलाया जाता है। तो ये सभी जो है उसी लाल कुर्ती दल जो था, तो ये सभी उसी के पैरेलल की घटनाएं हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि उस समय बिहार में जो नेतृत्व किया जा रहा था वो किसने किया था। बिहार में भी हम देखें, अगर नमक कानून की मैं बात करूं तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। अगर नमक सत्याग्रह की बात करूं मैं तो चंपारण, सारण वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, पटना में, उसके अलावा शाहाबाद वाला, ये सब रीजन में जो है आपको नमक सत्याग्रह देखने को मिलेगा। और इसी में अलग अलग क्षेत्रों से अलग लोगों ने जो है नेतृत्व किया था। अलग अलग क्षेत्रों में हम कहें तो अलग अलग, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो है मैं नमक सत्याग्रह अलग अलग है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसने किया था, तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो विपिन बिहारी वर्मा का जो है चंपारण, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया है इन सभी क्षेत्रों में था, चंपारण, सारण, पटना, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो चंपारण के बारे में पूछा जा रहा है, तो चंपारण से विपिन बिहारी वर्मा द्वारा जो है इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे कि पटना में अंबिका कांत सिंह का नाम आता है, सीवान छपरा में भी किसी ने किया था, बहुत क्षेत्र थे। जैसे कि मुजफ्फरपुर के अलावा आप कह सकते हैं सीवान वाला क्षेत्र था, दरभंगा वाला क्षेत्र था। तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये आंदोलन देखने को मिलता है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। बिल्कुल आपसे डेट, मंथ और ईयर के बारे में पूछा जा रहा है कि पूना समझौता कब किया गया था। अब सिंपली सबको पता है सितंबर 1932 में जो है पूना समझौता किया गया था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। जब सांप्रदायिक पंचाट लाया गया, यानी कम्युनल अवार्ड लाया गया 1932 में ही, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा एक पंचाट जारी किया जाता है जिसमें दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात हो रही है, अल्पसंख्यक मानते हुए, जिस प्रकार सिख, ईसाई, मुस्लिम वगैरह को किया गया था। तो इस बात की जैसे ही गांधी जी को जानकारी मिलती है तो गांधी जी उस समय यरौदा जेल में थे, वो वहीं पर अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर कुछ राष्ट्रीय नेताओं के सहयोग से गांधी जी और अंबेडकर के बीच बातचीत होती है और वही बातचीत जो है पूना समझौता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अंततः जो निर्णय लिया गया उसमें ये कि जो प्रांतीय विधान मंडल हैं उनमें दलित वर्गों की सीट जो है बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई और वहीं केंद्रीय विधान मंडल में उनकी जो सीटें थी 11% से बढ़ाकर 18% जो है आरक्षित की गई। तो ये हुआ था अंततः समझौता। तो ये समझौता अगर मैं कहूं कि आपसे पूछा जाए, अच्छा दो डेट सेम ही है तो इसको हम एक को बदल देते हैं, टाइपिंग एरर हो गया है। मान लीजिए 25 सितंबर, अच्छा 30 दिया हुआ है, सॉरी तो 30 वाला तो पहले ही काट लो, क्योंकि ये जो समझौता है 1932 का है। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, एक है 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, एक से अधिक और कोई नहीं। तो पहली बात ये कि ये समझौता मैं पहले ही बोलूं कि सितंबर 1932 का है, क्योंकि इसी समय, इससे कुछ पूर्व जो है हम कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसी के बाद ये समझौता। तो सिंपल है, 30 वाले दोनों हट गए तो एक ही हमारे पास बचा 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच।
यानी पूना समझौता जो इसका संबंध जो है दलितों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो यही था, और इसमें जो है सीटें बढ़ा दी गई, यानी कि प्रांतीय विधानमंडल में जो सीटें हैं वो 71 से 147, और वहीं अगर हम बात करें किसकी, केंद्रीय विधानमंडल में, तो वो 11% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? अब 1857 का विद्रोह जानते हैं आप कि बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की परीक्षाओं में। अक्सर आपको चाहे स्टेट पीसीएस वाला देखिए या इसमें देखिए, अक्सर प्रश्न पूछा गया है। और वैसे भी ये जो विद्रोह था मुख्य रूप से हमें दिल्ली, मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली पहुंचा, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिला, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इसका जो है, बिहार में, राजस्थान में कोटा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा में कुछ क्षेत्र जो था इससे प्रभावित था, और असम का कुछ क्षेत्र। बस इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह की जो है हमें लहर देखने को मिली थी। वही राजस्थान की बात करें, उड़ीसा, असम, इनमें बस चिंगारियां गई थी, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ जो है इस विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था। मुख्य जो इस विद्रोह का लहर हमें देखने को मिला वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में जो है मुख्य रूप से देखने को मिला था। मीर बख्श, क्या इनके द्वारा? बाबू कुंवर सिंह, बिरभान सिंह, एक से अधिक और कोई नहीं? बिहार का नेतृत्व जिसने किया था आप सभी जानते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह। किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था वो बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा जो है किया गया था। वैसे इसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, वहां से शुरू होती है, लेकिन मुख्य जो नेतृत्व करता थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह ही थे। लेकिन अंततः इस विद्रोह को जो है जगदीशपुर वाला क्षेत्र जहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर वाला क्षेत्र है जो वर्तमान में अगर कहें तो भोजपुर जिला में, कहां पर? भोजपुर जिला में आएगा। तो यहां पर जो है विसेंट आयर द्वारा जो है इस विद्रोह को जो है अंततः दबा दिया जाता है। और फिर जो है बाबू वीर कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, इस विद्रोह के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, हाथ में गोली लगने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर नेतृत्व जो है इनके छोटे भाई अमर सिंह के हाथों में चला जाता है। तो ये याद रखें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 1857 के विद्रोह में बिहार से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उन्हें याद कर लेना। इसके अतिरिक्त आप मेनली जितने भी प्लेसेस थे उनमें किसने नेतृत्व किया था, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, जैसा कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से वो नाम था उनका अहमदुल्ला, वो तो ऐसे ही इलाहाबाद से किसने किया, वो सभी क्षेत्रों को जो है आप याद कर लीजिएगा। तो ये जो है याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन ऐसा था जिसमें जो है चंपारण में जो किसानों की, नील जो किसान थे उनकी जो दुर्दशा थी उस बात पर जो है चर्चा हुई, और वो जो है मुख्य विषय था। कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940, एक से अधिक कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, किसमें? लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, इसमें जो है चंपारण समस्या पर चर्चा की गई थी। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया गया था अंबिका चरण, अंबिका चरण मजुमदार द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 है, पटना अधिवेशन ये तो जो है बांकीपुर में पटना के हुआ था, यानी कि बिहार में पहला ये अधिवेशन था।
और रामगढ़ वाला अधिवेशन जो है बिहार में अंतिम था, लेकिन वर्तमान में जो है रामगढ़ झारखंड के हिस्से में चला गया है। किसके हिस्से में चला गया है? झारखंड। तो इसके जो है नहीं था ना, इससे संबंधित वो था लखनऊ अधिवेशन, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। ठीक, यहां हुआ ये था कि 1915 में महात्मा गांधी वापस जो है जनवरी 1915 में गांधी जी जो है भारत आते हैं अफ्रीका से, और वो सबसे पहला जो कार्य करते हैं साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं। कुछ स्रोतों में 16 भी लिखा होता है, कुछ में जो है 15 भी लिखा होता है। तो लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात चंपारण के राजकुमार शुक्ल से होती है। राजकुमार शुक्ल पहले गांधी जी द्वारा अफ्रीका में किए गए कार्यों से परिचित थे, उनकी पत्रिकाओं पुस्तकों के माध्यम से परिचित थे। तो वो गांधी जी को चंपारण के किसानों के बारे में जो है परिचित कराते हैं कि वहां के किसानों की दुर्दशा कैसी है, ऐसे उनकी बातचीत होती है। फिर क्या होता है कि अंततः निर्णय जो लिया जाता है वो किसानों के पक्ष में ही आता है। उसकी कहानी हमने कई बार चर्चा की है कि एक समिति बनाई जाती है और निर्णय जो है किसानों के पक्ष में आता है। 3 कट्ठिया जो प्रथा थी, जिसमें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, वो जो है समाप्त किया गया। और जो किसान नील की खेती नहीं करते थे उन्हें अलग से टैक्स देना पड़ता। एक तो कृषि पे जो खेतों पे टैक्स लगता था वो अलग, एक एक्स्ट्रा टैक्स, उपकर जैसे कह सकते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स पे, तो वो उस तरह का जो टैक्स देना पड़ता था जो कि तकाव या अबवाब के नाम से जाना जाता है, उसको भी खत्म किया गया। और जो एक्स्ट्रा जो कर वसूले गए थे उसका 25% जो है किसानों को वापस किया गया। तो इसमें हमारा जवाब कोई भी सही नहीं है, तो हम ऑप्शन ई के साथ गए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कई बार जो है हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि एक ऑप्शन है कि एक से अधिक और एक है कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हजरत मोहानी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद जो दिया गया है वो याद रखिएगा कि मुख्य रूप से हजरत मोहानी द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अगर हम बात करें तो ये जो नारा दिया गया है वो दिया गया है हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी द्वारा जो है ये नारा दिया गया है। और इनकलाब जिंदाबाद जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया और फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर जो भारतीय झंडा लहराया गया था, तो उस समय इसी नारे के साथ जो है वो झंडा लहराया गया था। तो ये बात जो है याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है कई बार हमसे पूछे जाते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हजरत मोहानी द्वारा जो है दिया गया है। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे क्या? बिरसा मुंडा, सिद्धू, कान्हू। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त है। सिद्धू को ही कहीं कहीं सिद्धू भी लिखा होता है, सिद्धू भी लिखा होता है, एक ही है। कान्हू। तो अभी कुछ देर पहले, शायद आज के सेशन का पहला प्रश्न था, हमने संथाल विद्रोह पर बात की थी। 1855-56 के मध्य जो संथाल विद्रोह चला था उसकी हमने बात की थी। तो वहां पर हमने जिन 2 नामों का जिक्र किया था उसमें हमने मुख्यतः 4 नामों का जिक्र किया था, पर जिन 2 नामों का जिक्र किया था जिनका मुख्य योगदान रहा था उनमें इन दोनों का नाम किया था, बी और सी का, सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू का जो संबंध है वो है संथाल विद्रोह से। किससे है? संथाल विद्रोह से, जो कि हो विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। और ये 1855 और 56 के मध्य है, और राजमहल और भागलपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था। कमिश्नर ब्राउन और एक लॉयड थे, इन दोनों द्वारा अंततः, और फिर अंततः जो है इसका अंत किया गया था। मतलब इसका जो अंत किया गया था वो जो है एक अलग से संथाल परगना बनाकर किया गया था। लेकिन यहाँ उलगुलान ऐसे होता है। उलगुलान विद्रोह का जो है इसे मुंडा विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मुंडा विद्रोह। और ये जो है 1819 से ये
इसके मध्य जो है ये झारखंड क्षेत्र में विद्रोह देखने को मिला था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को यहाँ जो संथाल लोग थे, इन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते थे। इस विद्रोह में मुख्य जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा जो थे अपना जो जनजातियों का कुल देवता है उसकी आराधना पर बल देते थे। और बिरसा मुंडा को अंततः 1900 में जो है ब्रिटिश द्वारा पकड़कर रांची जेल में, तो जो इनका कार्य क्षेत्र था ये पूछ लिया जाए तो रांची वाला ही क्षेत्र था, और इन्हें जो है जेल में बंद कर लिया जाता है और उसी जेल में जो है इनकी मृत्यु भी हो जाती है। हैजा की वजह से उस जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका नेतृत्व और नायक जो था वो बिरसा मुंडा को हम मानते हैं। तो यहां ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? यहां माझी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या चुआर, संथाल, मुंडा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ होगा जिसे कि यहाँ पर जिसका उल्लेख किया गया है, तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये दो की बात हमने पहले ही देख ली, चुआर, संथाल और मुंडा हमने पहले ही देखी। साफाहर आंदोलन किस जनजाति से लिखा गया है कि संबंधित था, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो ये साफाहर आंदोलन का अर्थ ही होता है सिंगबोंग के प्रति। ये जो इनके कुल देवता होते हैं वही होते हैं, क्या होते हैं? सिंगबोंग होते हैं। इनके कुल देवता जो होते हैं, जिसकी बात मैंने कुछ देर पहले की थी, तो जो जनजाति समूह होते हैं उनके अपने जो है कुल देवता होते हैं। क्या होते हैं? उनके अपने जो है कुल देवता होते हैं। तो उन्हीं के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था मुख्य रूप से संथाल जनजाति, जैसे एक तो संथाल वाला जो विद्रोह था, तो संथाल जनजाति भी थे जो अपने कुल इनके देवता होते हैं जिन्हें ये सिंगबोंग कहते हैं। इनके जो कुल देवता होते हैं जिन्हें ये सिंगबोंग के नाम से जानते हैं, उनकी ही आराधना की बात ये करते हैं। ये उनकी आराधना की बात करते हैं। तो ये जो है संथाल, अगर जनजाति पूछा जाए तो इससे भी जो है किसका संबंध है? इसका संबंध भी संथाल। और ये है 1868 का, ये जो आंदोलन है 1816 वो था, यानी कि संथाल विद्रोह था 1855-56 का, ये 1868 तक चला था। मुंडा की हमने बात की ही, बिरसा मुंडा वाला। वहीं अगर मैं चुआर विद्रोह की बात करूं तो इसका नेतृत्व जो है रघुनाथ महतो द्वारा किया गया था। कब ये कह सकते हैं कि मुख्यतः जो चला था 1769 से 768 तक चला था, और ये जो है रघुनाथ महतो द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। चुआर भी एक जनजाति होते हैं, तो ये जो है याद रखिएगा, ऐसे किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? यानी कि ब्रिटिश के समय जो भारतीय हथकरघा उद्योग था, ये प्रश्न टीआरई 1 में भी पूछा गया है, याद करिए, हमने ऐसा एक प्रश्न टीआरई 1 में भी किया था। तो यहाँ है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? क्या मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, एक से अधिक और कोई नहीं, ऐसा हमसे पूछा गया है। इसमें याद रखिएगा कि इसके कई कारण थे, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग कब जो है अपने पतन की तरफ बढ़ा? जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, यानी कि मशीनों का प्रयोग होने लगा। तो वहां पर यहाँ से भारत से कच्चे माल जाते थे, वहां से बने बनाए माल भारत आते थे। तो जो यहाँ का हथकरघा था उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि वो सस्ते दामों में यहाँ पर मिल जाते थे। जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो चाइनीज सामान जिस तरह भारत के बाजारों पे जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिस तरह की यहाँ के जो भारतीय सामान है उन पर जो है
वो क्या बोल रहे हैं कि अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है चाइनीज सामानों की वजह से। अब वो क्या है, अलग अलग तरह के सामान कम दामों में आपको मिल जा रहे हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और भारतीय तो हमेशा से ही, अगर हम बात करें भारतीय, तो भारतीय हमेशा से ही जो है सस्ते सामानों के प्रति और टिकाऊ सामानों से नहीं मतलब रहेगा, उन्हें उसके तरफ जो है आकर्षित रहेंगे कि हाँ चलिए हमें मिल जा रहा है। तो यही बाल उस समय हुआ जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, तो उसका प्रभाव भारत में देखने को मिला। तो इसके कई कारण है पतल। ये बिल्कुल है कि मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, जहां हाथ से बने हुए सामान जो है अधिक समय लेते थे, वो डिजाइन करने में टाइम लगता था। अब मशीन से आसानी, तो उनसे भी इन्हें जो है प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, यानी ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीतियां बढ़ती जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जो थे लोग भारतीय परेशान थे। और भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर, जो एक्स्ट्रा टैक्स जो था, वे तो मेन वजह ही थी। बहुत सारे विद्रोह के पीछे की कारण भी टैक्स थे। अधिकांशतः कृषक और जनजातीय विद्रोह के पीछे कारण यही थे, अत्यधिक टैक्स लगाना वगैरह। तो ये सभी कारण कहीं ना कहीं जो है इस विद्रोह के कारण बने। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब होगा कि एक से अधिक वजहों से जो है भारतीय जो है हथकरघा उद्योग जो है डिक्लाइन हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ये तीनों के तीनों जो है सही हैं। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की? यहां पूछा जा रहा है आपसे कि जो औपनिवेशिक शासन काल था, उस समय कौन सी भू राजस्व प्रणालियां लागू की गई थी। अब ये प्रश्न भी टीआरई 1 में हमने देखा था। अब आप जानते हैं कि ब्रिटिशों द्वारा कई तरह की जो है भू राजस्व प्रणालियां लाई गई थी। चाहे जो हम भूमि बंदोबस्त की बात करें, जो लैंड सेटलमेंट लाए गए थे, वो अलग अलग थे। तो हमने कई बार उसकी चर्चा की है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो है सोचने की, वो ये कि इनमें से कौन से भू राजस्व प्रणाली जो है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में लागू किए गए थे। तो हमने देखा जो परमानेंट सेटलमेंट थे वो भी था, रैयतवाड़ी भी सेटलमेंट था और महालवाड़ी सेटलमेंट भी था। एक से अधिक कोई नहीं। अब ये तीनों ही जो है उनके द्वारा लाए गए थे, तो यानी तीनों सही का मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लाया गया था इजारेदारी प्रथा, जिसे कि हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि जो है लीज पर दे दी जाती थी 5 वर्षों के लिए। अब वो 5 वर्षों तक, एक बार बोली लगने के बाद एक मुश्त राशि दे दिया, 5 वर्षों तक वो उस कृषि को किसी भी जो है फसल के उत्पादन में यूज करें। लेकिन कुछ वर्षों बाद, यानी कि वो जो शुरुआत की गई थी वो 1772 के आसपास की जो है इजारेदारी प्रथा थी। कुछ वर्षों पश्चात जब ये एहसास हुआ ब्रिटिशों की कि नहीं, उन्हें नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने 76 में जो है, कुछ जगह पर 77 भी लिखा होता है, 76 में जाकर उसे 1 वर्षीय कर दिया। तो वो एक प्रथा थी। उसके बाद जब कॉर्नवालिस आया, तो कॉर्नवालिस ने 1790 में सबसे पहले जमींदारी जो है व्यवस्था या जमींदारी बंदोबस्त लेके आया। उसे माल गुजारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे। वो 10 वर्षीय लाया गया। इसमें जमींदारों को जो है मुख बनाया गया। जमींदार बिचौलिए के रूप में जो है, ब्रोकर के रूप में काम करते थे, और ये कृषकों से जो है वसूली करके उसका 10 हिस्सा ब्रिटिश को और 1 हिस्सा खुद के पास रखते थे। और ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर लागू हुआ जहां पर हमें जो है जमींदारी व्यवस्था देखने को मिलती थी। जमींदारी जो प्रथा थी जहां पर हमें देखने को मिली, मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, और बनारस वगैरह छोड़ के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी जो है वो लागू हुई। लेकिन कुछ वर्षों पश्चात 1793 में क्या है, कॉर्नवालिस द्वारा उसे स्थायी परमानेंट कर दिया गया, और तब से वो व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाने लगी, यानी परमानेंट सेटलमेंट कहलाने लगे। तो ये एक व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था कि भारतीय कृषि क्षेत्र के लगभग 19% जो है भूखंड पर वो व्यवस्था लागू थी। जहां पर जमींदार लोग रहते थे, 19 क्षेत्रों पे जो है वो लागू हुई। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी जो है मुख्य रूप से
कैप्टन रीड और एक हेक्टर मुनरो, इन दोनों द्वारा जो है, इन दोनों को हम इसका जनक मानते हैं, इनके द्वारा लगभग 1820 में, वैसे मूल रूप से, लेकिन उससे पहले से ही 12 महल से जो है इसको शुरू किया गया। फिर अलग अलग क्षेत्रों में, दक्कन, मुंबई, मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया अलग अलग समय काल में। तो ये सबसे बड़े क्षेत्र पर लागू हुआ, लगभग 51% भूभाग पर जो है ये व्यवस्था लाई गई, और ये मुख्य रूप से मद्रास, मुंबई और दक्कन वाले प्रांतों पे लागू किया गया। और इसमें क्या है, किसानों, रैयत यानी किसानों के साथ डायरेक्टली जो है ब्रिटिशों का संबंध था, यानी किसान से सीधे जो है ब्रिटिश वसूली करते थे। तो ये एक व्यवस्था हुई। और तीसरी थी जो महालवाड़ी, यानी पूरे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर गांव का जो मुखिया होता था वो देता था। तो ये 20 में वैसे इसकी शुरुआत, लेकिन 22 से ये व्यवस्था 1822 से लागू हुई, और इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई। और ये मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत वाले क्षेत्रों में जो है, संयुक्त प्रांत जो था, इन क्षेत्रों में, और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ये जो है टोटल भूभाग के 30% पे जो है लागू हुआ था ये व्यवस्था। और यहाँ पर तय होकर एक कोई निश्चित राशि तय की जाती थी, और उतना जो है राशि नहीं, मतलब इतना कर के रूप में पूरे गांव वाले इकट्ठा होके मुखिया के जो होता था उसमें मेन होता था वैसे दिया जाता था। तो ये जो थी तीनों की तीनों जो है इसमें सही है। तो ये प्रश्न जो है भू राजस्व प्रणाली वाली लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ये प्रश्न टीआरई 1 में भी पूछा गया है। तो कई प्रश्न जो है आपके रिपीटेड होंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी इज राइट, एक से अधिक जो है सही है। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था या नारा दिया था? क्या कोलकाता में, पटना में, सिंगापुर में, एक से अधिक में? कोई नहीं। याद रखिएगा कि उन्होंने सिंगापुर में जो है ये उद्घोष दिया था, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहें तो वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस की 38 और 39 दोनों में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 38 में वो हरिपुरा से और 39 में त्रिपुरी से जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन त्रिपुरी वाले अधिवेशन से, लेकिन उसमें जो है गांधी जी का समर्थन नहीं मिलने पर, सहयोग नहीं मिलने पर वो क्या है, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर वो जर्मनी चले जाते हैं हिटलर वगैरह से, फिर वो सिंगापुर जाते हैं, वहां पर ही जाकर उन्होंने दिल्ली चलो का उद्घोष किया। और फिर 1942 में मोहन सिंह द्वारा जिस आज़ाद हिंद फौज की गई थी शुरुआत, 1943 में यानी 1943 में उसकी कमान जो है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में जाता है। किसके सहयोग से? तो रास बिहारी घोष के सहयोग से जो है, घोष नहीं, बोस वहाँ थे, रास बिहारी बोस के जो है सहयोग से जो है ये कमान उनके हाथों में चली जाती है। और ये फिर महिलाओं के लिए अलग अलग रेजिमेंट जो है की शुरुआत करते हैं। तो ये जो है सिंगापुर वाला। नेक्स्ट, किस कांग्रेस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? संकल्प हो रहा है नागपुर, लखनऊ, सूरत, एक से अधिक कोई नहीं। तो याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन जो 20 का था, दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ही असहयोग आंदोलन के लिए जो है वो संकल्प लिया। वैसे घोषणा जो की गई थी वो कोलकाता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस द्वारा कभी कभी कुछ विशेष अधिवेशन भी किए गए थे, तो उस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के लिए घोषणा किया गया था, और फिर जो है दिसंबर वाले में जो है ये संकल्प लिया गया था। तो याद रखिएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन से जो है असहयोग आंदोलन का संबंध है, और ये आंदोलन जो है 1920 से 22 तक जो है चला था। इस बात को याद रखिएगा। ये जो कब से कब तक चला? तो 1920 से 22 तक जो है ये आंदोलन चला था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1 अगस्त 1920 को जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, शुरुआत जो पूछा जाए, और 5 फरवरी 1922 के चौरी घटना के पश्चात इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, और फिर मार्च में जो है गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? गया 1922, बेलगांव
1924, लखनऊ 1916, एक से अधिक कोई नहीं। अब आप जानते हैं कि जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के, उसमें से एकमात्र की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। तो गांधी जी द्वारा 1924 के बेलगांव, कर्नाटक के में जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये वर्तमान के कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है। लखनऊ वाले की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। और ये इतिहास में इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी समय जो है लखनऊ समझौता हुआ। क्या था लखनऊ समझौता? यहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। यहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। और इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो यहीं पर 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी जो अलग अलग हो गए थे, लिबरल और वो क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग, ये दोनों भी साथ आ गए एक साथ। तो ये लखनऊ समझौता कहता है। लखनऊ समझौते के दौरान ही गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है और वो चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा से परिचित होते हैं। तो इसलिए भी जो है लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय द्वारा लखनऊ समझौता की निंदा की गई थी। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं। गया अधिवेशन जो है ये कह सकते हैं बिहार में जो सेकेंड अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता CR दास द्वारा की गई थी। और इसी के पश्चात CR दास ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन भाग्य की बात कि वो फिर 1925 में ही, जून 1925 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? क्या नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक कोई नहीं? दांडी यात्रा जो थी गांधी जी की वो नमक सत्याग्रह के जाने, क्योंकि इसमें ही तो हमने पढ़ा कि उन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा था। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी वही जो था 1930 से 32, तो उसी के दौरान की ये घटना है। 1930 से 32 के मध्य जो है सविनय अवज्ञा प्रथम हुआ था। तो इसी बीच 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है 241 मील की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के पश्चात वो 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ते हैं। और उस नमक कानून का प्रभाव हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। केरल में अगर हम बात करें, तमिलनाडु में बात करें, आंध्र प्रदेश में बात करें, असम वाले क्षेत्र में बात करें, गुजरात का धरसना वाला जो क्षेत्र है, बिहार के अलग क्षेत्रों में, यूपी में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने जो है नमक सत्याग्रह चलाए थे। तो ये था नमक सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन तो 1919 का, जहां पर खलीफा का पद जो सेवरय की संधि के साथ जो है खलीफा का पद, जो बगदाद में जो खलीफा था उसके पद को जब समाप्त कर लिया गया था, तो कई इस्लामिक राष्ट्र और भारत के मुसलमानों ने मिलकर जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे। इसमें जो प्रथम अखिल भारतीय इसका सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा ही की गई थी। तो ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये जो है 1930 से, ये याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही इसी प्रश्न को अलग तरीके से वहां पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, और यहां क्या पूछ दिया गया कि किसने जो है जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात वही है, वहां पर मैंने बोला था कि वीर कुंवर सिंह का जो मुख्य क्षेत्र था वो वर्तमान के भोजपुर का जो जगदीशपुर वाला क्षेत्र है वही है, और यहाँ ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गया। और ये सभी प्रश्न जो है 6 to 8 के ही हैं। 6 to 8 में एक GS वाला पेपर होता है और जो अलग से पार्ट होता है उससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, एक ही पेपर में 6 to 8 में ही 1857 के रिवॉल्ट से जो है आपके 2 प्रश्न पूछ लिए गए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रश्न जो है
कुछ ही टॉपिकों से तैयारी में पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि होल जो हिस्ट्री का चैप्टर है उन सब से पूछा जा रहा है। जैसे कि स्टेट पेज से इसमें होता है कि कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही हैं जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो 1857 का विद्रोह, जितने भी जनजाति, किसान और उसके अलावा कौन से किसान, जनजाति और जन विद्रोह हुए, ये एक चैप्टर। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, ये एक चैप्टर। और एक 1885 से 1947 के मध्य जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वो भी नहीं कि सारी से नहीं, इंपॉर्टेंट घटनाओं से ही पूछा जा रहा है, तो ये जो है आप कर लीजिएगा। बाकी अगर पूरे की हम बात करें तो अगर एंशिएंट में भी कुछ टॉपिक स्पेसिफिक हैं, जैसे इंडस वैदिक हो गया, इससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपके मौर्य से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे ही मुगलों में अकबर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। किसी में दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, तो कुछ जो है स्पेसिफिक टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेगम हजरत महल, मैंने पहले ही कहा, लखनऊ से। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से। तात्या टोपे ने 2 लोगों का सहयोग किया था। एक तो झांसी की रानी जो थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का, और एक जो है नाना साहब, कानपुर के जो नाना साहब थे, इनका भी जो है इनके द्वारा मदद की गई थी, क्योंकि नाना साहब को जो है दत्तक पुत्र मानकर जो है इन्हें जो है उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया और फिर इन्हें पेंशन पर भेज दिया गया था। तो ये भी कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका भी सहयोग किया था। झांसी की रानी जो कि झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व की थी, और ग्वालियर में अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के हाथों ये वीरगति को प्राप्त कर जाती हैं 1758 में। तो ये जो है, लेकिन 1759 में ही तात्या टोपे के एक मित्र मानसिंह द्वारा छल करके, कह सकते हैं विश्वासघात करके, इन्हें ब्रिटिश के हाथों सौंप दिया जाता है, और फिर 1859 में तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना दी जाती है, याद रखिएगा। यहां पर लखनऊ में हजरत महल जो है, इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र को जो है बिजरिश खां को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? कुछ देर पहले मैं फॉरवर्ड ब्लॉक की चर्चा भी की थी। चित्तरंजन दास यानी सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो मैंने बात की थी कि जब 1839 के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, तो उसके पश्चात इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसकी चर्चा मैंने की भी थी, और ये राजनीतिक में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए इन्होंने 1939 में की थी। यानी राजनीति में सामाजिक जो विचारधारा है या समाजवाद जो है, इसकी मजबूती हो, इसके लिए इन्होंने 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद ये इसकी शुरुआत की गई थी। यानी राजनीति में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने, उसके प्रचार प्रसार से। नेक्स्ट, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे? ये आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, एक से अधिक और कोई नहीं? तो आप जानते हैं 1960 के होम रूल आंदोलन के दौरान, 1916 के होम रूल लीग के दौरान जो है किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर नारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में जो है अड्यार से तो एनी बेसेंट ने किया था, पुणे से जो है इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि होम रूल लीग में जो है 2 लोगों का नाम हम पढ़ते हैं। एक जो अप्रैल 1916 में किया गया था पुणे से, वो बाल गंगाधर तिलक थे, और अड्यार से यानी मद्रास के अड्यार से सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी।
बाल गंगाधर तिलक की जो शाखाएं थी होम रूल लीग की, वो भारत में सिर्फ 6 जगह ही थी। मुंबई में अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में, बंबई को छोड़ के और क्षेत्रों में था। उसके अलावा बरार वगैरह वाला प्रांत था, मध्य प्रांत में था, इन सब क्षेत्रों में, कर्नाटक में था। बाकी भारत के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट वाला ही जो है था, यानी मुख्य रूप से जो शाखाएं थी वो एनी बेसेंट। और सहयोगकर्ता की भी बात करें तो एनी बेसेंट के साथ अधिक जो है लोग होम रूल से जुड़े हुए थे। तो उसी समय जो है इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इसी समय इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी। अंग्रेजी में जो है वो मराठी और मराठा में जो है वो केसरी नामक पत्रिका। और वहीं एनी बेसेंट की बात की जाए तो एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं थे, जिसमें कॉमनवेल्थ जो था वो क्या था, साप्ताहिक था, और न्यू इंडिया जो था वो दैनिक पत्रिका थी, याद रखिएगा। तो जितनी बार भी पढ़िए एक बात, उतनी बार जो है रिलेट करिए, फैक्ट्स को जो है रिकॉल करिए, और रिलेट करते हुए जितनी बार, जितना अधिक आप रिवाइज करेंगे उतना अधिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। एग्जाम में यही बस कहता है कि आप रिवाइज करिए, जितना अधिक रिवाइज उतना जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा और आपके लिए रिकॉल करना जो है उतना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? आप जानते हैं अवध किसान सभा यानी कि उत्तर प्रदेश के किसान सभा से संबंधित है। बाबा रामचंद्र दास, दयाराम सरस्वती, बिरसा मुंडा, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में जो है ऑप्शन भी बहुत क्लोजेस्ट दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन बहुत क्लोजेस्ट नहीं दिए हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो है आसान होता है। क्योंकि देखिए अब दयानंद सरस्वती हर कोई जानता है कि इनका जो काम था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से था। किससे था? सामाजिक सुधार आंदोलन से था, तो ये तो होगा नहीं। रिफॉर्म जो मूवमेंट चलाए गए थे, अच्छा दोनों जगह मैं सामाजिक ही लिख दी, एक धार्मिक होगा, यानी सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए थे उनसे। और इनका जो मुख्य रूप से है वो आर्य समाज से है। आर्य समाज 1875, वेदों की तरफ लौटो, ये जो है मेन था। वही बिरसा मुंडा, कई बार अभी सुबह से हम चर्चा किए, जो मुंडा विद्रोह हुआ या उलगुलान, उससे था, यानी कि जनजाति विद्रोह से संबंध था। और ये 1899 से 19,000। वहीं बाबा रामदास, अब हाँ एक से अधिक तो ऐसे में हो नहीं सकता, तो ये होने का चांस ए में अब जाना होता है, तो याद रखिएगा 1920 में, यानी असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर बाबा रामचंद्र दास द्वारा, जो कहते हैं यानी उसी के आसपास की ये घटना है, तो बाबा रामचंद्र दास द्वारा जो है 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश में, अवध वाला जो क्षेत्र है वहां किया गया था। और फिर इसी से प्रभावित होकर 1922 में हमें एका आंदोलन देखने को मिलता है। मदारी पाशी के नेतृत्व में एका आंदोलन किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है पीलीभीत और उसके आसपास का जो रीजन है वहां पर किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? ये प्रश्न भी जो है कई बार रिपीटेड है। दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, आनंद मठ की जो रचना की गई है वो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है इस उपन्यास की रचना की गई है। और इसी उपन्यास में हमें किस बात की उल्लेख, किस बात का मिलता है? सन्यासी विद्या, सन्यासी विद्रोह जो था, एक जन विद्रोह जो कह सकते हैं, ये अर्ध धार्मिक तरह के इनके। और आनंद मठ में ही हमें वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो भी जो है हमें इसी से मिलता है। ये जो है 18 यानी कि आनंद मठ जो है 1882 में जो है प्रकाशित हुई थी, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रगान से, अगर हम राष्ट्रगान की बात करें
तो ये भारतीय हो गया। और बंगाल का भी जो राष्ट्रगान है अलार कलाम, उसका भी जो संबंध है रविंद्र। वही दीनबंधु मित्र की बात की जाए तो ये जो है नील दर्पण, नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र। तो ये जो है इनमें जो है नील किसानों की जो दुर्दशा थी, नील जो बंगाल का नील विद्रोह था, उसका जो है उल्लेख हमें मिलता है। तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी उनके द्वारा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, एक बार शायद 3 में पूछा गया था कि किस वर्ष जो है प्रकाशित की गई थी, तो वो याद रखेगा 1892 में जो है इसका जो है, सॉरी 92 मैंने क्या लिखा है, 1882 में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है इसका वो किया गया था। और वहीं नील दर्पण की बात करें हम तो 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा, जहां पर हमें नील जो बगान मालिक नील जो विद्रोह हुआ था बंगाल का, उसके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, एक से अधिक। ये बात हो रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 1930 से 32, इसी बीच जो नमक सत्याग्रह चला था 1930 से 32। तो मैंने कहा था कि इस बीच जो है भारत के कई क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में देखा जाए, उत्तर भारत में देखा जाए, पश्चिमोत्तर भारत में देखा जाए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है हमें लहर दिखाई दिया था। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जिन्होंने किया था वो थे अब्दुल गफ्फार खां, जो कि लाल कुर्ती, आपने पढ़ा होगा कौन सा उनका संगठन था, वो लाल कुर्ती था। 1929 में इन्होंने लाल कुर्ती संगठन बनाया था। किसने? 1929 में संगठन जो है ये अब्दुल गफ्फार खां द्वारा जो है लाल कुर्ती जो है संगठन जो है इसको बनाया गया था। और उन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में जो है खुदाई खिदमतगार, उसी को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता था? खुदाई खिदमतगार। और इसी संगठन के लोगों को अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि वो भारतीयों पर जो है गोली, जो भी भारतीय सेना में लोग हैं उन पर जो है गोली ना चलाए। और इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम। इन्होंने एक पत्रिका भी निकालते थे, पख्तूननामा। तो ये जो है याद रखेगा कि उत्तर पश्चिम से जिस क्षेत्र में, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, जिन्होंने लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार जो है संगठन का जो है निर्माण किया था। तो ये कुछ बातें जो हैं आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने 22 प्रश्नों को किया, जिसमें हमने 6 to 8 के जीएस के प्रश्नों को किया और 6 to 8 में बाकी हिस्ट्री के अभी और प्रश्न बाकी हैं, जिसे हम अगले सेशन में कर लेंगे। तो एक बात यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं ये प्रश्न करा रही हूँ आप लोगों को, इनमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप बार बार ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा कि तैयारी 1 और 2 में कितने प्रश्न हैं जो सेम पूछे गए हैं या थोड़ा बहुत चेंज करके पूछे गए, वैसे ही 2-3 में, 1-3 में, वैसे आप लोग देखें। इससे क्या होगा कि जब आप लोग तैयारी 4 में बैठेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सेम के सेम हो जाएंगे, इनडायरेक्टली कई प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो फिर चांसेज आपके जो है फाइनल हो जाएंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम 6 to 8 के और जो प्रश्न बाकी रह गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहले हम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कर ले रहे हैं। लास्ट में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है सभी में नहीं पूछे जा रहे हैं। 1 to 5 में तो वैसे भी जीएस वाले में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। धन्यवाद।